Assalamualaikum everyone, this is Hajra Rooj. Welcome to my YouTube channel. Make sure to subscribe to the channel and press the bell icon so you don't miss any of the videos. So let's get started. एज़ यू ऑल नो कि इस दफ़ा टेस्ट को पीएमसी ने कंडक्ट किया था और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था कि ऑल ओवर द पाकिस्तान मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट जो था ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा था। ये सारा कॉन्ट्रैक्ट टेप्स की कंपनी को दिया गया था, जिसकी वजह से हर तरफ एक अनसर्टेनिटी और पैनिक क्रिएट हो गया था कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सिस्टम में फ़ॉल्ट है, ये फ़ॉल्ट है। कुछ बच्चों का कहना था कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आ रहे हैं, जबकि कुछ बाकी बच्चों का कहना था कि टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है, टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड टाइम से पहले ही एंड हो जाता है, दोबारा से ओपन नहीं होता और इस तरह के कुछ इशूज़। बाकी स्किप ऑप्शन, रॉन्ग आंसर कीज़ और इस तरह की और भी बहुत सारी क्यूरीज जो थी वो रिसीव हो रही थी। तो इस वीडियो में हम उन सारे डिटेल्स को डिस्कस करते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो रहा था या नहीं हो रहा था, और इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से मेरे टेस्ट में किस किस सब्जेक्ट में किस किस स्पेसिफिक कॉन्टेंट को टारगेट किया गया था। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो। इन दिस फर्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। वो सारे क्वेश्चंस जो आप लोग मुझे डीएम्स में पूछ रहे थे या पर्सनली कांटेक्ट करके पूछे जा रहे थे, तो वो सारी क्यूरीज जो कि मिथ्स क्रिएट हो गई हैं इस टेस्ट के बारे में कि ऑनलाइन टेस्ट की वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज। सब बच्चों का कहना है कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आए हैं, तो आई वुड से कि मेरे टेस्ट में भी आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आए थे और एक अच्छी खासी अमाउंट में आए थे। बायो की बात की जाए तो उसमें 10 to 15 एमसीक्यूज़ आउट ऑफ कोर्स थे। इसी तरह केमिस्ट्री में मेरे पास 4 से 5 आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ आए थे। इन सारे एमसीक्यूज़ को टैकल किया जा सकता था। देखा जाए तो जो बायो के एमसीक्यूज़ थे वो आए हुए थे ज़्यादातर शॉर्ट डे प्लांट्स, वर्नलिन हार्मोन, ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, बिहेवियर्स, प्लांटी इन, और फिर उसके अलावा होम्योस्टेसिस, इन चैप्टर्स को ज़्यादा टारगेट किया गया था और इनमें से इंफॉर्मेशन पूछी गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारा कुछ जो था वो उनके पीएमसी के टेबल ऑफ कंटेंट्स में से नहीं था, बट ये सारा कुछ हमने एफएससी में कहीं ना कहीं पढ़ा था। तो इसको टैकल करने का तरीका यही है कि आप एक दफ़ा एफएससी की बुक को थॉरली रीड लाजमी कर। फिर बात करते हैं स्किप ऑप्शन की। बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है कि हम क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, कि हम इसको लेटर ऑन जाके एंड पे अटैम्प्ट करेंगे, जो कि एक अच्छी स्ट्रेटजी है और आपका टाइम बचा लेती है टेस्ट में काफ़ी हद तक, और आपको इसको यूज़ भी करना चाहिए, यूटिलाइज़ करना चाहिए लाजमी तौर पे। लेकिन बच्चे ये कहते हैं कि जब हम किसी क्वेश्चन को स्किप करते हैं तो वो हमारे टोटल में उसका मार्क एंड पे ऐड नहीं होता जब हम उसको एंड पे अटैम्प्ट करते हैं। लेकिन मेरी बात की जाए तो मैंने ओवरऑल 30 से अबव एमसीक्यूज़ थे जिनको मैंने स्किप किया था, लेकिन एंड पे जब रिज़ल्ट आया तो मेरे इतने मार्क्स नहीं कटे, जो कि क्लियरली मुझे बताता है कि मेरे स्किप वाले जो क्वेश्चंस थे वो इंक्लूड हुए हैं। अब रॉन्ग आंसर की इसकी बात की जाए तो पीएमसी ने जितने भी पेड टेस्ट इशू किए थे, जो कि 36 पेड टेस्ट थे और एक टेस्ट था जो कि अवेलेबल फॉर ऑल था और वो फ्री था, तो उनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ जो थी वो गलत थी, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को ये यकीन हो गया था और मुझे भी खुद पर्सनली रियलाइज़ हुआ था कि पीएमसी की जो वेबसाइट है टेस्ट उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आंसर कीज़ का इशू आ रहा है। अगर उनके पेड टेस्ट में, प्रैक्टिस टेस्ट में जो था ये इशू था, तो ऑब्वियसली उनकी जो फाइनल टेस्ट था उसमें भी ये इशू आया होगा। बाकी बच्चों के एक्सपेक्टेड से कम मार्क्स आ रहे थे, लाइक कोई 190 एक्सपेक्ट करे तो उसके 150 160 मार्क्स आ रहे हैं। इसी तरह मैंने भी इवन आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ के बाद भी 190 प्लस एक्सपेक्ट किए थे और मेरे आए 182 मार्क्स। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि उनकी आंसर कीज़ जो थी वो रॉन्ग थी। बाकी फाइनल कंक्लूजन हम कुछ दे नहीं सकते। पीएमसी ने इसको जस्टिफाई किया कि उन्होंने पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में ठीक कर दिया, बट वी डोंट नो कि किसका ठीक हुआ है किसका नहीं हुआ, या किस हद तक ये फेयर था और किस हद तक नहीं था। इस बारे में कोई हम फाइनल कंक्लूजन नहीं दे सकते। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ थे जिनके अंदर ना कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं था। लाइक स्पेशली न्यूमेरिकल्स में था, एक फिजिक्स में आया हुआ था जिसमें वर्क कैलकुलेट करना था। कोई बंदा था वो ब्रेक्स उठा के स्टेयर्स जो है वो चढ़ के ऊपर जा रहा है छत तक, और हमने देखना था कि उसने कितना वर्क किया इस टाइम में। तो उसका कोई भी जो था वो करेक्ट आंसर गिवन नहीं था। मैंने उसको काफ़ी दफ़ा कैलकुलेट किया, उसकी यूनिट्स को चेंज किया, वर्क की जगह पावर को कैलकुलेट करके देखा कि शायद वर्क ना हो पावर हो, लेकिन कहीं भी उसका जो करेक्ट आंसर था वो नहीं आ रहा था। फिर अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या कोई पॉइंट मैंने मिस किया था क्या, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा था मैं सब कुछ ठीक कर रही थी, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आ रहा था। इसी तरह केमिस्ट्री का एक जो था उसमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी थी गैसेस के चैप्टर में, उसमें से भी उसका करेक्ट आंसर जो था वो कहीं भी गिवन नहीं था, यानी चारों ऑप्शन जो थे वो गलत थे। तो इस लिहाज से पीएमसी की वेबसाइट में इशूज़ तो थे, कुछ फॉल्ट्स थे जिनको हम बता नहीं सकते कि वो किस हद तक जस्टिफाई पीएमसी ने किए हैं और वो सही जस्टिफाई किए या नहीं किए, लेकिन कुछ मसले तो ऑब्वियसली थे।
जो पीएमसी ने हमें ऑप्शन दिया था टैब्स की वेबसाइट पे कि अगर हमने पहले बी ऑप्शन सेलेक्ट किया किसी क्वेश्चन का, बट लेटर ऑन हमें रियलाइज़ हो रहा है कि उसका करेक्ट ऑप्शन ए या बी नहीं है, सो वी कैन चेंज द आंसर एंड शिफ्ट द आंसर फ्रॉम बी टू ए। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पहले जब बबल शीट का ज़माना था और सब टेस्ट बबल शीट पे होता था, हमें बबल फिल करना होता था, तो तब भी हमारे पास ये होता था कि अगर हमने एक बबल को एक दफ़ा फिल कर दिया तो उसके बाद कोई भी तरीका नहीं है कि हम दूसरे बबल को सिलेक्ट कर सकें, और वह राइटिंग अलाउ नहीं होती, आपने एक ही दफ़ा एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। लेकिन अब बच्चे कंप्लेन करते हैं कि वो जब आंसर को चेंज करते हैं तो उनका पहले वाला आंसर कंसिडर होता है, बाद वाला नहीं होता। अब इस बारे में मैं कोई फाइनल दे नहीं सकती कंक्लूजन, क्योंकि मैंने जो है वो 1 से 2 क्वेश्चंस में आंसर चेंज किया था, क्योंकि इस तरह की मैंने सुनने के बाद मैंने इसको अवॉइड करना ही बेहतर समझा। और वैसे भी आपको भी चाहिए कि आप एक ही दफ़ा करेक्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट करें, बेहतर है आप स्किप कर लें लेकिन आंसर चेंज मत करें, क्योंकि पहले भी ऐसे ही होता था। अगर चेंजिंग आंसर पे मार्क मिल रहा है तो भी अच्छी बात है, अगर इन केस नहीं भी मिल रहा तो भी इट्स ओके, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं ईजिली। जस्ट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और आपको करेक्ट आंसर सोच के लिखना है। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं इंडियन वेबसाइट्स की। काफ़ी सारी ये भी रिस्पॉन्सेज आए हैं कि जो इंडियन वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जो उनके मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हमारा एमटी कैट होता है तो उनका होता है नीट का एग्ज़ाम, तो नीट के एग्ज़ाम के लिए जो भी प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल है उनकी वेबसाइट्स पे, लाइक एक टॉपर, एक डाउटनेट है, उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, तो वहाँ पे जो भी मटेरियल अवेलेबल है वहाँ से उसको कॉपी करके टेप्स ने अपने क्वेश्चंस में ऐड किया हुआ था। तो ऐसा सच है एक हद तक, लाइक मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ से नहीं की, बट 20 to 40% तक मैंने इस तरह से प्रैक्टिस की थी। लाइक जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे वो मैंने यहाँ पे सर्च किया और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था। स्पेशली मैंने यहाँ पे जाके और इनको A to Z सॉल्व नहीं किया था, लेकिन कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ थे जो मैंने सॉल्व किए थे नैब से और वो वहाँ पर आए हुए थे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ से प्रैक्टिस करने आएँ या ना आएँ, आपके कॉन्सेप्ट्स लाजमी क्लियर हो जाएंगे और वैसे आ भी जाएंगे, क्योंकि जब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आए तो यू कैन ईजिली सॉल्व। मूविंग टू पार्ट नंबर 2, इस पे आई विल गिव अ ब्रीफ रिव्यू कि किस तरह से मेरे पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आई थी और किस तरह से आपने सब्जेक्ट वाइज स्टडी करनी है, उसकी पूरी गाइडलाइन है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं बायो को। अगर बायोलॉजी रिलेटेड मैं आपको गाइड करूँ कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है, तो मेरे पेपर में ज़्यादातर चीज़ें मेमोराइजेशन बेस्ड आई थी, यानी 80-20 की रेशो थी। कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें सिर्फ 20% थी। ज़्यादातर डेट्स और साइंटिस्ट के जो नेम्स थे उनको टारगेट किया गया था। लाइक कोई 6 से 7 MCQs थे जो डेट्स और साइंटिस्ट के बारे में पूछे गए थे कि कौन सी थ्योरी किसने प्रपोज की, कब प्रपोज की। उसके अलावा वो वाली टारगेटेड इन्फो जो साइड बॉक्सेस में गिवन होती है, डायग्राम्स के नीचे लिखी होती है, या जो हाईलाइटेड नहीं होती बट इंपॉर्टेंट होती है, उसकी कोई खुद से अलग टॉपिक की हेडिंग नहीं दी गई होती, बल्कि वो बीच में आ रही होती है, तो इस तरह की चीज़ों को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा टारगेट किया हुआ था। फाइलम से भी बहुत ज़्यादा MCQs आए थे, लेकिन तकरीबन कह सकते हैं कि 20 या 18 to 20 MCQs फाइलम्स के चैप्टर में से आए हुए थे। तो आपने उसको अच्छे से पढ़ना, और वो चीज़ें जो यूजुअली स्किप कर देते हैं बच्चे के, यार ये नहीं होता, ये याद नहीं होता, इसको छोड़ दो, तो आपने उनको छोड़ना नहीं है, बल्कि उनको अच्छे से उन पर अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करनी है और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। डायग्राम्स के बारे में पूछा जाता है तो टेप्स की जो वेबसाइट थी, जो ऐप थी, हमारी दफ़ा वो इस तरह से डिज़ाइन थी कि जब आप उसके अंदर कुछ भी लिखते हैं ना, तो आप उसके अंदर टाइप वाला जो है टाइप सिर्फ कर सकते हैं, और टाइप वाली स्टेटमेंट आती है बच्चों को। डायग्राम ऐड करने का उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, जिसकी वजह से हमारे पास कोई डायग्राम नहीं आई थी, कोई रिएक्शन डायग्राम की फॉर्म में नहीं आया था। हाँ, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाइक ग्राफ्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें याद करनी होती है, लाइक कि कौन सी एंजाइम किस पे एक्टिव होती है, कुछ ग्राफ्स गिवन है हमारी बुक में। इसी तरह कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो डायग्राम को दिए बगैर उससे पूछी जा सकती है, आपको वो डायग्राम के बारे में याद करना, लेकिन उसकी लेबलिंग वगैरह या सच कुछ भी नहीं आया था। मूविंग टू केमिस्ट्री का काफ़ी इजी सा पेपर आया था, यानी काफ़ी एक वेल ऑर्गेनाइज सा, वेल मैनेज सा पेपर था। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सारा के सारा ऑर्गेनिक या सारा के सारा इनऑर्गेनिक से आ गया, बल्कि एक काफ़ी सेटेड सा पेपर डिज़ाइन हुआ था। जो रिएक्शंस के बनते हैं उनका ये था कि कहीं भी ऐसे नहीं था कि हमें स्ट्रक्चर गिवन हो रिएक्टेंट का और हमने उसकी बेसिस पे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना हो, बल्कि हमें जो था वो रिएक्टेंट का नाम गिवन था और रिएक्शन कंडीशंस गिवन थी, उनकी बेसिस पे हमने प्रोडक्ट को एक्सपेक्ट करना था। बाकी नॉमेनक्लेचर भी नहीं आया था ऑर्गेनिक में से, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर इस तरह से डिज़ाइन नहीं था कि वो स्ट्रक्चर को दे सकते, तो इस वजह से ना तो वो स्ट्रक्चर को क्वेश्चन में ऐड कर सके और ना ही आंसर में, तो उस वजह से नॉमेनक्लेचर का भी कोई भी क्वेश्चन मेरे पेपर में तो नहीं था एटलीस्ट। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स और न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो न्यूमेरिकल्स आए हुए थे, लाइक के गैसेस के चैप्टर में से एक आया हुआ था डेंसिटी कैलकुलेट करने का, जिसका मेरे पेपर में तो कोई भी सही ऑप्शन जो था वो अवेलेबल नहीं था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। 2 से 3 न्यूमेरिकल से ज़्यादा नहीं थे।
कॉन्स्टेंट्स की बात की जाए तो कॉन्स्टेंट्स भी कुछ पूछे गए थे, कुछ की वैल्यूज़ जो है वो आपको इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि आपको उनको न्यूमेरिकल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करना होता है। बाकी कुछ कॉन्स्टेंट्स वो डायरेक्टली भी पूछ लेते, लाइक आइडियल गैस कॉन्स्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू भी पूछी हुई थी, तो उसको भी आपने अच्छे से याद करना होता है कि लाइक डिफरेंट कंडीशंस पे उसकी कौन सी वैल्यू होगी 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट पे, 2 एटमॉस्फेरिक यूनिट पे, या जब हम उसकी कौन कौन सी यूनिट चेंज करें तो क्या क्या इफेक्ट होता है। तो ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए आपकी इस पर। रिएक्शन कंडीशंस के बारे में भी पूछा गया था कि कौन सा रिएक्शन जो है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा, ऑप्टिमम प्रेशर क्या होगा, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करना है। तो इन सारी चीज़ों पे भी आपने कमांड को स्ट्रॉन्ग करना है। ये छोटी छोटी बातें होती है जो बंदा भूल जाता है, तो आपने इनको अच्छे से मेमोराइज़ करना है। जितने भी ट्रेंड्स होते हैं लाइक आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, या बाकी कोई भी ट्रेंड होता है जो कि हमारे इनऑर्गेनिक में ज़्यादातर आते हैं, तो आपने इनको याद करना है। स्पेशली आपने मेन फोकस करना है एक्सेप्शंस पे, जैसे कि हेलोजेंस में से फ्लोरीन होता है, मैग्नीशियम इसी वजह से जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है उसमें ये इरेगुलर बिहेवियर शो करता है। तो आपने इन सब चीज़ों पे होल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है, और स्पेशली एक्सेप्शंस को या छोटी छोटी वो वाली बातें ना जो मिस हो जाती हैं उन पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो ग्रिप रखनी, क्योंकि इनको टारगेट किया गया था हर सब्जेक्ट के अंदर। मूविंग टू फिज़िक्स का जो पेपर था वो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बेस्ड आया था ना, तो इस वजह से मेमोराइजेशन वाली चीज़ें वैसे तो बहुत कम थी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें थी मेमोराइजेशन वाली, जैसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कोई भी कॉन्स्टेंट की वैल्यू, तो आपने उन सबको याद करके रखना होता है, परमानेंटली स्टोर करना होता है अपनी मेमोरी में। कॉन्स्टेंट्स को आप ये करें कि जब भी कोई चैप्टर कवर कर लें तो जहाँ जहाँ पे जिस भी रजिस्टर पे, किसी भी नोटबुक पे, या किसी चैप्टर के एंड पे जहाँ भी आप उसकी शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हो जो कि आपने एंड टाइम पे, एंड डेज में पढ़नी है, तो उस जगह पे आप उस चैप्टर के कॉन्स्टेंट्स को भी लिख लें, या फिर अगर आप इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करते हैं जैसे आपकी रूटीन है तो उस कॉन्स्टेंट को हाईलाइट कर लें ताकि लास्ट के डेज़ में आप उसको लाजमी पढ़ लें और वो आपसे स्किप ना हो माइंड से, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसको मेमोराइज़ करने से आपका ये होगा कि न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, और उसके अलावा कुछ कॉन्स्टेंट्स की डायरेक्टली वैल्यू पूछी जाए तो भी आपके लिए ईजी होगा। ग्राफ्स की बात की जाए तो कोई भी ग्राफ डायरेक्टली नहीं आया था, क्योंकि वही बात डायग्राम्स को इंसर्ट नहीं कर सकते थे वो, लेकिन ग्राफ से जो इन्फॉर्मेशन हमने रिटेन करनी होती है और याद रखनी होती है उससे क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है। जैसे कि केपीके बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर थर्मोकपल का जो टॉपिक है उसके अंदर गिवन है आयरन कॉपर थर्मोकपल, और उसके जो है वो न्यूट्रल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर गिवन है। तो ग्राफ तो नहीं आया था बट उसका न्यूट्रल टेम्परेचर पूछा हुआ था, तो इस तरह से आपने ग्राफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को याद रखना है, बट एज इट इज़ ग्राफ कोई भी दिया नहीं जाता। देन हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का पेपर भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, या ये कहा जाए कि इंग्लिश का पेपर सबसे ज़्यादा इजी था सब सब्जेक्ट्स में से, तो ये भी गलत नहीं होगा। ज़्यादातर जनरल पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे गए थे कि कोई भी ना एक सेंटेंस गिवन था और उसके अंदर से हमें बताना था कि ये जो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, क्योंकि एक काफ़ी चाइल्ड चीज़ थी और बहुत ईजी था वो। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में पूछा गया था कि एक सेंटेंस गिवन था और बताना था कि सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। ये भी ईजी सेंटेंसेस थे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बल्कि नॉर्मल सा लेवल था। बाकी कोई वोकैब जो थी वो इतनी ज़्यादा हाई फाई लेवल की नहीं पूछी गई थी, बल्कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे गए थे जो कि नॉर्मल लेवल के वोकैब थे जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और ऑलमोस्ट जो है जिस बच्चे ने भी 12th स्टैंडर्ड तक आ गया तो उसको ये वाली वोकैबलरी आती होती है। तो आई गेस कि पेपर जो था वो ईजी था वोकैबलरी के लिहाज से, उसमें कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं थी जिसके बारे में परेशान हुआ जाए। स्पेलिंग्स भी पूछे हुए थे, लेकिन काफ़ी आसान वर्ड्स के ना, कि लाइक एंशिएंट का पूछा हुआ था और इस तरह करके ना, मतलब इजी चीज़ें पूछी गई थी। फिर है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी आए हुए थे, असर्टिव है, डेक्लरेटिव है या ऑप्टेटिव है, कौन सा सेंटेंस है ये हमने बताना था। आई वाज एक्सपेक्टिंग 20 आउट ऑफ 20 इन इंग्लिश, लेकिन मेरे आए 16 आउट ऑफ 20, आई डोंट नो क्यों। लॉजिकल रीजनिंग का पेपर टफ़ नहीं था, मतलब इसके सिर्फ 10 MCQs थे आउट ऑफ 210। उनको हम टफ़ नहीं कह सकते, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग ज़रूर थे। लाइक हर बंदे का चीज़ों को कोरिलेट करने का तरीका अलग होता है, इन्फॉर्मेशन को परसीव करने का तरीका अलग होता है हर एक दूसरे बंदे से। लेकिन पेपर में क्या होता है कि आपने एग्जामिनर की अप्रोच तक पहुंचना होता है कि एग्जामिनर ने किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को देखा है, किस तरह से कोरिलेट किया और वो क्या सोचता है इसके बारे में। ज़्यादातर MCQs जो थे ना वो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट से आए हुए थे, बहुत कम थे जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड थे, कि मैथमेटिक्स रिलेटेड थे। बट ज़्यादा अगर मेरे पास 10 MCQs हैं ना, उनमें से 8 कॉज एंड इफेक्ट के थे और 2 जो थे वो डिफरेंट थे। एक MCQ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मुझे अपने पेपर में से याद है। 2 स्टेटमेंट्स गिवन थी, एक जो थी वो ये थी कि एथोपिया फेसेस द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और दूसरा ये था कि एथोपिया फेसेस फैमिन। अब इनमें से बताना था कि कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स को अगर देखा जाए ना तो दोनों एक दूसरे
को एक हद तक जस्टिफाई करती है। लाइक फेमिन की वजह से भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी फेमिन आ सकती है कंट्री में। तो दोनों तरह से ना इंसान जो है वो इन्फॉर्मेशन को देखे ना तो वो कुछ हद तक जस्टिफाइड लगती है। लेकिन आपने देखना है कि इन्फॉर्मेशन को एग्जामिनर ने किस सेंस में जस्टिफाई किया, तो इस लिहाज से थोड़ा सा टफ टाइम देती है, वरना बाकी इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होती। ये सारा था मेरा पेपर रिव्यू। मैंने अपना सारा जो भी एक्सपीरियंस था वो आपके साथ ऑनेस्टली शेयर कर दिया। अब वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बिकॉज यू नो इट लिटरली टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू इवन मेक अ सिंगल वीडियो। बाकी मेरे टेस्ट में कितने मार्क्स आए और मेरा कहाँ पे एडमिशन हो रहा है ये भी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ या गाइडेंस दूँ तो उसको कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा या मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।